हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो दोस्तों, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो भी स्ट्रक्चर जिसके अंदर की हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन निकालने जा रहे हैं उसके ऊपर किस तरह का लोड या फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रही है। जब तक हमें उसके बारे में ये नहीं पता होगा कि उस पर कौन सा लोड लग रहा है, तो फिर हम ये नहीं बता सकते कि भी इसके अंदर किस तरह की स्ट्रेस और किस तरह की स्ट्रेन इसमें पैदा होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए लोड का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोड। लोड का मतलब ये है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो किसी भी बॉडी पे एक्ट कर रही है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो कि किसी बॉडी पर एक्ट कर रही है, उसको हम लोड या फोर्स बोलते हैं। तो उसको जो लोड आपने लगाया है उसको हम कई तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमारा क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड ऑन द बॉडी। तो जो लोड हमारा बॉडी पे लगा हुआ है वो किस तरह का इफेक्ट उसके अंदर प्रोड्यूस करता है, उसके हिसाब से हमने लोड्स को क्लासिफाई किया है। तो हमारा सबसे पहला लोड जिसको हम क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द इफेक्ट, उसका नाम है टेंसाइल लोड। तो जैसा दोस्तों नाम से भी इसके आपको पता लगता है, टेंसाइल का मतलब टेंशन, मतलब जो एक ऐसा लोड हम किसी बॉडी पर लगाते हैं जो कि उसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करता है। द लोड विच टेंड्स टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी। जैसे आपको दिखाया गया है इसके अंदर, एक मान लीजिए बॉडी है, इसके ऊपर अगर हम ये फोर्स लगा रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन भी आप नोट कर सकते हैं कि इसके एरो बाहर की तरफ है। तो जो अगर एरो बाहर की तरफ होते हैं तो इट इंडिकेट्स द टेंसाइल लोड। तो अगर हम किसी बॉडी के ऊपर अगर टेंसाइल लोड लगाते हैं और उसकी टेंडेंसी है, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो उसकी लंबाई को बढ़ा दे, उसकी टेंडेंसी है ये कि उसकी लंबाई को बढ़ाना। तो इस तरह का जो फोर्स लगती है, इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल लोड या टेंसाइल फोर्स। इसी तरीके से हमारी दूसरी तरह की फोर्स होती है कंप्रेसिव लोड। कंप्रेसिव फोर्स का मतलब ये क्या है कि कैसी फोर्स विच टेंड्स टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है, जैसे बॉडी दिखाई गई है आपको, कन्वेंशनल बॉडी आपने दिखाई है, इसके ऊपर आपने एक फोर्स लगा दी, एक फोर्स इधर से लग रही है, इधर से लग रही है। तो ये जो फोर्स है इसकी क्या टेंडेंसी है, इसकी लंबाई को कम करना है। जैसे आप देख भी सकते हैं एरो हेड का पॉइंटर इस तरफ दिखाया गया है। तो ये मतलब क्या कर रहा है, इसकी कोशिश, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो इसकी वजह से जो इसके अंदर ये जो बॉडी है, इसकी टेंडेंसी है इसकी लंबाई को कम करना। तो इस तरह की जो फोर्स होती है, इस तरह की फोर्स को हम बोलते हैं कंप्रेसिव लोड। अब हमारी तीसरी तरह का लोड है, इसको बोलते हैं शेयरिंग लोड। तो जो शेयरिंग लोड का मतलब क्या है, एक ऐसा लोड, द लोड विच टेंड्स टू स्लाइड वन पार्ट ऑफ द बॉडी ओवर द अदर अक्रॉस एनी सेक्शन आर नोन एज शेयरिंग लोड। तो दोस्तों, जो ये आपने अब ये शेयरिंग लोड देख रहे हैं और इससे पहले आपने कंप्रेसिव लोड या टेंसाइल लोड देखा था, तो इसके अंदर एक सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि जो ये लोड जो लगता है इसका एक ही एक्सिस है, एक ही लाइन में लगे हुए ये लोड। जैसे आप देख सकते हैं टेंसाइल लोड, ये जैसे कंप्रेसिव लोड ये लगा हुआ है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही है, एक ही एक्सिस पे लगे हैं। लेकिन जो हमारा शेयरिंग लोड होता है इसके अंदर ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऑल टुगेदर इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेंसाइल लोड एंड कंप्रेसिव लोड। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में पिक्चर होनी चाहिए कि जो टेंसाइल जो शेयरिंग लोड होता है इट एक्ट्स इन ए डिफरेंट प्लेन, मतलब डिफरेंट एक्सिस। इसकी एक्सिस ये है और इसकी एक्सिस ये है, वी आर नॉट एक्टिंग इन द सेम एक्सिस। और इसका क्या काम है, ये ट्राई करता है, ये लोड इस तरह से लगा है कि एक पार्ट को बॉडी के दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करता है। और ये स्लाइड कहां से होगा, जहां से भी हमारा जो ये बॉडी का सेक्शन होगा, जहां से भी बिल्कुल ज्यादा वीक होगा। ये जरूरी नहीं है, इट इज नॉट प्री डिफाइंड के यहीं से ही ये हमारा जो मेंबर है यहां पर स्लाइड करेगा। जो स्लाइड करने का जो प्लेन है इट इज नॉट फिक्स, कई जगह पर फिक्स भी हो सकता है, लेकिन अब जो हमारे सामने जो केस है इसके अंदर इट इज नॉट फिक्स। जहां से भी ये मेंबर हमारा वीक होता है वहीं से ही ये एक मेंबर दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाता है। तो इस तरह का जो फोर्स होता है विच टेंड टू स्लाइड, इट्स नॉट नेसेसरी कि स्लाइड हो,
उसकी कोशिश ये है कि इसके एक पार्ट को, बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करना। तो इस तरह का जो फोर्स होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं शीयरिंग लोड। इसी तरह से ट्विस्टिंग लोड है, दैट लोड विच टेंड्स टू रोटेट वन एंड ऑफ द बॉडी रिलेटेड टू द अदर एंड। जैसे आपको दिखाया गया है इसके अंदर, ये एंड इसका फिक्स है, इसके रिलेटिव इसकी जो एक्सिस है, इस एक्सिस के ऊपर इस बॉडी को ये जो लोड ये ट्विस्ट करने की कोशिश कर रहा है, इस तरह घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का जो लोड लगता है, इस तरह के लोड को हम ट्विस्टिंग लोड बोलते हैं। इसी तरह से एक बेंडिंग लोड होता है। बेंडिंग लोड का मतलब ये है द लोड विच टेंड्स टू प्रोड्यूस कर्वेचर और बेंडिंग इन द बॉडी। जैसे ये बॉडी है हमारे पास, जैसे आमतौर पर बीम होते हैं, तो बीम हमारे पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये बीम हमारे पास, इसके अंदर आपने यहाँ पर एक लोड लगा दिया, तो इस लोड की टेंडेंसी क्या है, इसको बेंड करना या इसके अंदर कर्वेचर प्रोड्यूस करना या इसके अंदर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करना। तो जैसे आप देख सकते हैं कि इस बीम के अंदर यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो गई है, यहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं है फिक्स एंड पे, और यहाँ पर जो बीच का जो एंड है यहाँ पर देयर इज ए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो इस तरीके से इस लोड ने क्या किया, इसके अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस की। तो इस तरह के जो लोड को हम बोलते हैं बेंडिंग लोड। अभी आपके सामने दूसरा केस है, ये हमारा है कैंटिलीवर बीम। ये बीम है हमारे पास, यहाँ पर इसका ये एंड फिक्स है और ये एंड इसका फ्री एंड है। तो जैसे इसके ऊपर लोड लगाते हैं तो जो फिक्स एंड है यहाँ पर इसके अंदर डिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन जिसका फ्री एंड है यहाँ पर डिफ्लेक्शन मैक्सिमम है। तो ये लोड, ये भी लोड है, इस लोड का काम, इस लोड को हम बोलते हैं बेंडिंग लोड विच टेंड्स टू प्रोड्यूस द बेंडिंग इन द मेंबर। तो दोस्तों इस तरह से कई तरह के लोड किसी भी स्ट्रक्चर पर लग सकते हैं। तो आमतौर पर हम इसके अंदर जो हमारे स्ट्रक्चर आते हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, उसके अंदर टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शियरिंग लोड, बेंडिंग लोड, इस तरह के लोड उस स्ट्रक्चर्स के ऊपर लगते हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स के ऊपर लोड लगने से उनके क्या इफेक्ट होते हैं, उसकी वजह से ही उसके अंदर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन पैदा होती है। तो अगर ये आपको डेफिनेशन, अगर जो लोड आपको बताए गए हैं उनका क्या नेचर है, कंप्रेसिव लोड का क्या काम है, बेंडिंग टेंसाइल लोड का क्या काम है, बेंडिंग लोड का क्या काम है, और शेयरिंग लोड का क्या काम है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंगली ही उनके आगे इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करते हैं स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस एक बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। थोड़ा सा आपको बिल्कुल जरा सा इसको थोड़ी सी समझने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको बिल्कुल बात समझ में आएगी। जैसे अब आपको एक ये मेंबर दिखाया गया है, एक ये मेंबर दिखाया है। अब इसके अंदर, मेंबर के अंदर अगर हम इसको यहाँ पर से अगर क्रॉस सेक्शन काटते हैं, अगर आपने यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन काट दिया तो आप देख सकते हैं इसका आपको क्रॉस सेक्शन इस तरह का दिखाई देगा। ये इसका एक क्रॉस सेक्शन है। तो आपने क्या किया, इस मेंबर के ऊपर आपने लोड लगा दिया। ये जो लोड आप पता लग रहा है, पी लोड लगा हुआ है इसके ऊपर। तो आप इसकी पी के जो एरो हेड्स हैं, इनसे देखकर आप आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह का लोड है। तो जैसे मुझे यकीन है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने इस मेंबर के ऊपर एक टेंसाइल लोड लगाया है। तो ये लोड लगाने से क्या होगा, अब जैसे लोड लगाएगा तो जैसे आपको पता है जो टेंसाइल लोड होता है, इसका क्या काम है, इट हैज द टेंडेंसी टू एलोंगेट द मेंबर। ये इसको एलोंगेट करने की कोशिश करती है। ये जो टेंसाइल लोड का मतलब ये है कि विच हैज द टेंडेंसी टू एलोंगेट इट, उसकी लंबाई बढ़ाने की कोशिश करती है। लेकिन ये जो मेंबर है हमारा, ये जिस मटेरियल से भी बना हुआ है, ये उस लोड को रेसिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, इस मेंबर के अंदर जो रेसिस्टेंस जो होता है, जो उस मेंबर का जो रेसिस्टेंस है, उसको रोकने जो लोड आपने लगाया है उसको रेजिस्ट कर रहा है, तो वो दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंटरनल रेसिस्टेंस। उसका अंदरूनी रुकाव, अंदरूनी रोक, उसको इंटरनल रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे आपने देखा कि जो मेंबर आपने लगाया, जैसे यहाँ पर अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शन काटा, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, तो आपने यहाँ पर लोड लगाया तो इसके अगेंस्ट यहाँ पर इसके अंदर ये आर इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा हो गया। इन द सेम वे आप कह सकते हैं जैसे ये लोड लगा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंगली इधर इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो ये क्रॉस सेक्शन है हमारा, इसके ऊपर ये लोड लगा हुआ है पी, और इसके इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा हो गया। ये इसको बोलते हैं इंटरनल रेसिस्टेंस, अंदरूनी रोक। जो अंदरूनी जो उसका मटेरियल का जो मेंबर है, जो भी उसका मटेरियल है, वो उस लोड को रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जो हमारी स्ट्रेस की डेफिनेशन यही है कि किसी भी मेंबर पर जब हम लोड लगाते हैं, किसी भी तरह का लोड लगाते हैं, चाहे वो टेंसाइल लोड है, चाहे वो कंप्रेसिव लोड है, चाहे वो शियरिंग लोड है, चाहे वो बेंडिंग लोड है, तो उसका जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है उस मटेरियल का, उस मेंबर का, वो जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उस इंटरनल रेसिस्टेंस को ही हम
स्ट्रेस बोलते हैं। तो जैसे आप इसको क्लियर कट यहां से पढ़ सकते हैं कि व्हेन बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल फोर्स, तो वो बॉडी वो फोर्स क्या करती है, इट टेंड्स टू डिफॉर्म। अब हमने इसके अंदर फोर्स के बारे में बात नहीं की है, किस नेचर का फोर्स लगा है, चाहे टेंसाइल फोर्स है, चाहे कंप्रेसिव फोर्स है, चाहे शेयरिंग फोर्स है, चाहे बेंडिंग फोर्स है। तो जिस नेचर का भी फोर्स होगा वो उसी के उसके अंदर उसी तरह की ही डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। तो बॉडी उसको रेसिस्ट करती है, द बॉडी रेसिस्ट द डिफॉर्मेशन ड्यू टू द इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप्ड विद इन द बॉडी। तो उस बॉडी के अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस डेवलप हुआ है उसकी वजह से वो उसको रेसिस्ट करता है, उस फोर्स को रेसिस्ट करता है जो भी हमने फोर्स लगाई है। और वो जो रेसिस्टेंस जो होता है इट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। जैसे आपको पिछली स्लाइड में दिखाया है कि जो ये हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस है ये जो है किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है इंटरनल रेसिस्टेंस। जो बॉडी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है, जैसे इसके अंदर दिखाया गया है। तो एक क्रॉस सेक्शन आपको बार के बारे में बताया कि पी फोर्स लगाई हुई है। तो अगर हम उसको डिफाइन करें, अगर स्ट्रेस को डिफाइन करें तो वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस, द फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। जो फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस है, इंटरनल रेसिस्टेंस है, द फोर्स ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए बॉडी अगेंस्ट द डिफॉर्मेशन, उस डिफॉर्मेशन अगेंस्ट जो उस बॉडी ने जो इंटरनल रेसिस्टेंस प्रोड्यूस किया है उस इंटरनल रेसिस्टेंस को हम स्ट्रेस बोलते हैं। और इस स्ट्रेस को हम कैलकुलेट करते हैं पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, द इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ डिफॉर्मेशन पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी, पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। मतलब जैसे इसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर ये पी फोर्स लगी हुई है, तो इसकी वजह से जो इसके अंदर जो इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा होगा तो उसको बोलते हैं इंटेंसिटी या स्ट्रेस। इट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस और स्ट्रेस, सिंपल स्ट्रेस भी कह सकते हैं हम इसको, या इसको हम इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो हम आमतौर पर इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस ना कहकर इसको हम सिंपल स्ट्रेस कह देते हैं। द इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस मतलब स्ट्रेस क्या है, इट इज ए इंटरनल फोर्स ऑफ रेसिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन के प्रति पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द बॉडी। जो बॉडी के का जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसके ऊपर जो इंटरनल रेसिस्टेंस पैदा हुआ है उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने बहुत ही ध्यान से समझना है। सिर्फ आपको ये पता करना है कि जो फोर्स जो लगी हुई है किस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे लगी हुई है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है और उसके ऊपर फोर्स कितनी लगी है, तो उसके जरिए हम उसकी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस या स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस कितना है। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज नोट बाय सिग्मा एंड P इज द लोड, A इज द एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो हमारा इसका यूनिट क्या बन जाएगा, अगर हम P को अगर न्यूटन में लेते हैं और एरिया को अगर हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं तो जो हमारी स्ट्रेस की यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपको बहुत याद रखना है, बिल्कुल क्लियर। ये बनाई कैसे है, इसकी यूनिट कैसे बनी ये आपको पता लग जाएगा, लोड डिवाइडेड बाई एरिया, लोड न्यूटन में, एरिया मीटर स्क्वायर में। तो जो हमारा स्ट्रेस होगा इट विल बी टेकन इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको हम पास्कल से भी नोट करते हैं, कई जगह पर आपको पास्कल लिखा मिल जाएगा, पास्कल। तो पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ना लिखकर उसको पास्कल भी लिख देते हैं। तो स्ट्रेस इज डिनोटेड डिफाइंड इन पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम और दूसरी यूनिट में भी ले सकते हैं। कई जगह पर एरिया मीटर mm स्क्वायर में लेते हैं तो वहां पर उसको लिखेंगे न्यूटन पर mm स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन न्यूटन पर mm स्क्वायर इज नॉट पास्कल, पास्कल का एग्जैक्ट यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम किसी भी यूनिट को एक दूसरे में आपस में इंटरचेंज हम कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गई स्ट्रेस की डेफिनेशन। तो अब हम टाइप ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात करेंगे। तो टाइप ऑफ स्ट्रेस इज वेरी इजी, सिर्फ अगर आपको स्ट्रेस की डेफिनेशन समझ में आ गई है तो बाकी सारी चीजें हमारी डिपेंड करती हैं ऑन द टाइप ऑफ फोर्स, आपने किस टाइप की फोर्स उस पर अप्लाई की है। जैसे
अब हमने बात की थी डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस वो होती है जिसके अंदर की जो हमारी जो फोर्स लगी हुई है इट इज इन ए वन लाइन, एक ही एक्सिस पे लगा हो, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होती है उसको नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं या डायरेक्ट स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो जैसे आपको पता है कि जो कंप्रेसिव फोर्स है या टेंसाइल फोर्स है वो एक ही लाइन में लगती है, उसके लाइन ऑफ एक्शन लाइन एक ही एक्सिस पे होती है, तो इस वजह से जो हमारी डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस है वो हमारी टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है। द स्ट्रेस विच आर नॉर्मल टू द प्लेन ऑन विच दे एक्ट इस आर कोल्ड डायरेक्ट और नॉर्मल स्ट्रेस। तो मतलब इसके जो नॉर्मल पे जो लगी हुई स्ट्रेस हमारी उसको ही हम डायरेक्ट स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस बोलते हैं। तो जो डायरेक्ट या नॉर्मल स्ट्रेस है हमारी वो दो टाइप की होती है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो आपको कंप्रेसिव टेंसाइल स्ट्रेस का आपको मतलब अपने आप ही ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, और जब हम टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से जो उसमें स्ट्रेस पैदा होगी। When a body is subjected to the two equal and opposite pulls, तो पुल का मतलब वही टेंसाइल फोर्स, एंड द बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू एलोंगेट, जो बॉडी है उसकी टेंडेंसी क्या है, एलोंगेट होना। तो लेकिन जो बॉडी हमारी जिसके ऊपर अपने लोड लगाया है उसकी क्या टेंडेंसी है, उसको रेसिस्ट करना। तो उसकी वजह से जो उसके अंदर रेसिस्टेंस पैदा होता है उस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का मतलब वही है इंटरनल रेसिस्टेंस, जो बॉडी के ऊपर जो भी आपने फोर्स लगाई है उसके अगेंस्ट जो उसके अंदर रेसिस्टेंस प्रोड्यूस हुआ है उस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। जो लोड अगर टेंसाइल है हमारा तो उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। तो उसी तरह से सिग्मा टी से नोट करते हैं इसको, लोड बाय एरिया, यूनिट वही हमारा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो इसी तरह से कंप्रेसिव लोड, कंप्रेसिव लोड का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी आर अप्लाइंग ए पुश, उसका मतलब वी आर ट्राइंग, उसकी टेंडेंसी क्या है टू डिक्रीज द बॉडी, लेकिन बॉडी जो है वो डिक्रीज नहीं होना चाहती, तो इसलिए उसके अगेंस्ट जो उसमें रेसिस्टेंस पैदा होगा दैट रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होगा दैट रेसिस्टेंस विल बी कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा सी से। उसी तरह से लोड बाय एरिया, यूनिट वही है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह देंगे तो इट विल बी कॉल्ड, उसको पास्कल भी कह सकते हैं सिंपल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसी तरह से शियर स्ट्रेस, अगर जो हमारा जो लोड लगा हुआ है इट इज ए शियरिंग लोड, तो शियरिंग लोड की क्या टेंडेंसी है, इट हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड वन पार्ट ऑफ द बॉडी ओवर द अदर। तो उसकी वजह से जो उसमें रेसिस्टेंस पैदा होगा बॉडी के अंदर वो रेसिस्टेंस विल बी कॉल्ड शियर स्ट्रेस। तो लेकिन अब शियर स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस दे आर ऑल टुगेदर डिफरेंट। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था जो शियरिंग लोड जो लगता है वो इस तरीके से लगता है, उसकी लाइन ऑफ एक्शन इज नॉट सेम, इट हैज अ टेंडेंसी टू स्लाइड, एक यहाँ लगी हुई है एक यहाँ लगी हुई है, तो इसकी वजह से क्या होता है ये इस बॉडी को स्लाइड करने की कोशिश करती है। तो मान लीजिए यहाँ से स्लाइड हो जाता है तो हम इसके यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो लेंगे, तो दैट विल गिव यू द शियर स्ट्रेस। तो इसके अंदर एक चीज और भी अलग है, जो शियर स्ट्रेस है इसको हम डिनोट करते हैं टाउ से। ये टाउ दिखाया, टाउ का सिंबल है ये ग्रीक सिंबल टाउ, लेकिन जैसे पीछे आपने देखा था जो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस है या टेंसाइल स्ट्रेस है उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसलिए आपको एकदम से बिल्कुल क्लियर आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। सिग्मा अगर हम बात करते हैं तो सिग्मा इज डिनोटेड फॉर टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस, एंड इफ वी आर डिनोटिंग इट विद टाउ देन इट इज फॉर शियर स्ट्रेस। बिल्कुल क्लियर कट डिफरेंस है, शियर स्ट्रेस एफ बाई बी। तो यहाँ पर अगर इसका हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, क्योंकि ये बॉडी हमारी यहां से शियर होगी तो इसका यहाँ पर क्या क्रॉस सेक्शन होगा, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, जो मेंबर है हमारा इसकी चौड़ाई एल इंटू बी। तो जो हमारी शियर स्ट्रेस पैदा होगी इसके अंदर एफ डिवाइडेड बाई एल इंटू बी। तो हमारे पास वही बात है लोड डिवाइडेड बाई एरिया, लेकिन एरिया कौन सा लेना है इसके अंदर वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी शियर कहां से हो रही है। इसी तरह से हम बात करते हैं बेंडिंग स्ट्रेस की। तो बेंडिंग स्ट्रेस का मतलब यह है कि व्हेन ए बीम इज सब्जेक्टेड टू द एक्सटर्नल बेंडिंग, आपने फोर्स लगा दी तो ये जो लोड है ये क्या कर रहा है, इसको बेंड करने की कोशिश कर रहा है। तो बेंड करने की कोशिश करने से क्या होगा, इसके अंदर बेंडिंग मूवमेंट पैदा हो जाएगा। तो इस बेंडिंग मूवमेंट के अगेंस्ट जो बॉडी जो रेसिस्ट करती है तो उस रेसिस्टेंस को हम बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। तो मतलब कहने का वही है सिर्फ रेसिस्टेंस उस बॉडी को, उस फोर्स को जो बॉडी जिस पे लग रहा है वो जो उसका रेसिस्टेंस है वो उसका रेसिस्टेंस ही उसकी वजह से उसके अंदर जो पैदा होती है फोर्स वो उसको हम शियर, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं।
तो अगर आपको बेंडिंग लोड लगा हुआ है तो उस बेंडिंग लोड का काम यह है कि उसके अंदर बेंडिंग स्ट्रेस पैदा करना। तो जैसे आपको इसके अंदर दिखाने की कोशिश की है, जब हम लोड लगा रहे हैं तो इसके अंदर यहाँ पर इसका अगर हम क्रॉस सेक्शन काट दें तो यहाँ पर स्ट्रेस हमारे इस तरह से पैदा होता है। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम है तो यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो जाती है, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो जाती है, क्योंकि ये लोड क्या करेगा, इस मेंबर को यहाँ पर कंप्रेशन पैदा होगी और नीचे टेंशन आ जाएगी, इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो इसमें बिल्कुल अलग से दिखाया गया आपको, ये बीच में ये न्यूट्रल एक्सिस है इस बीम की, तो इस न्यूट्रल एक्सिस पे कोई स्ट्रेस नहीं होगा और इसकी वजह से यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेस पैदा हो जाएगी, यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस पैदा हो जाएगी। तो इसकी वजह से अल्टीमेटली इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी तो दैट स्ट्रेस विल बी कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। तो वही चीज है लोड डिवाइडेड बाय एरिया। इसी तरह से टॉर्सनल स्ट्रेस होती है, अगर हम किसी बॉडी को अगर टॉर्क उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इफ ए मेंबर इज सब्जेक्टेड टू इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स shear stresses will be set up, तो उसके अंदर पैदा तो होगी shear stress, लेकिन उस स्ट्रेस को हम टॉर्सनल स्ट्रेस बोलते हैं क्योंकि हमने उसको अप्लाई किया है टॉर्क। अब उसके अंदर हम उसको स्लाइड करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू गिव इट ए टॉर्क। जैसे आपको पहले भी दिखाया गया था पिछली स्लाइड में कैसे हम टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होती है दैट स्ट्रेस इज नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेस। तो हमारे पास नेक्स्ट है थर्मल स्ट्रेस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेस होती है, लेकिन ये बहुत बार समझ में नहीं आती इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि जब हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, तो आपने पढ़ा है पहले कि आप अगर हम किसी बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इट एक्सपेंड्स, और अगर किसी बॉडी के टेम्परेचर को कम करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। लेकिन अगर वो उसको अगर हम फ्री छोड़ दें, इफ इट इज फ्री टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके अंदर कोई भी स्ट्रेस पैदा नहीं होगी क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ जाएगी या घट जाएगी। लेकिन अगर हम किसी भी मेंबर को के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, लेकिन इफ वी डोंट अलाउ, वी डोंट परमिट इट टू एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट, हम उसको एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन नहीं देते, तो उसकी वजह से जो उसमें स्ट्रेस पैदा होती है दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस। तो बिल्कुल आपके दिमाग में बात ये आ जानी चाहिए कि ये कब पैदा होगी, जब हम किसी भी मेंबर के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं, बट वी डू नॉट अलाउ इट टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल क्लियर लिखा है, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रिजिडली फिक्स्ड मेंबर, एक रिजिडली फिक्स्ड मेंबर है, इज चेंज्ड, टेम्परेचर इज चेंज्ड इन लेंथ is prevented due to the fixity, the stress will be induced in the member। तो उसके अंदर अगर उसको जो चेंज लेंथ है, इफ इट इज प्रिवेंटेड, अगर उसको प्रिवेंट करते हैं तो ही उसके अंदर स्ट्रेस पैदा होती है, एंड दिस स्ट्रेस इज नोन एज ए टेम्परेचर स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेस। तो बिल्कुल क्लियर बात यह है कि when the temperature of a body is increased or decreased and if we do not allow it to expand or contract due to the fixity, उसको फिक्स कर देते हैं हम, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होती है that stress is known as a temperature stress or thermal stress। So now we come to our next topic, that is strain। तो strain क्या होती है? तो strain is the measure of deformation in the body by the load। तो अगर आप किसी बॉडी के ऊपर लोड लगाते हैं तो उसके अंदर डिफॉर्मेशन पैदा होती है। डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि वी आर अप्लाइंग ए टेंसाइल लोड, तो उसमें टेंशन पैदा हो जाती है। अगर उसमें कंप्रेसिव लोड लगाते हैं तो उसके अंदर कंप्रेशन पैदा हो जाती है या उसकी लंबाई घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो जैसे आपको पहले पढ़ा होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी पढ़ाया भी था कि भाई इलास्टिसिटी या प्लास्टिसिटी क्या होती है। तो इलास्टिसिटी का मतलब यह है कि व्हेन वी अप्लाई ए लोड ऑन द बॉडी and if we remove the body it regains its original shape, it means that is in the elastic state। तो इलास्टिक स्टेट का मतलब ये है कि जो बॉडी की जो ओरिजिनल लेंथ है वो वापस वही हो जाती है। लेकिन अगर उस पर हम इतना लोड लगाएं कि उसके अंदर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाए, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब ये है कि उसका जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट हो जाए, तो दैट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो स्ट्रेन किसी बॉडी में जब पैदा होगा व्हेन देयर विल बी ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाए। अगर आप किसी भी बॉडी पे लोड लगाते हैं और अगर वो उस बॉडी जो है उस लोड को अगर रेसिस्ट ना कर पाए, तो उसको रेसिस्ट ना कर पाए तो उसके अंदर देयर विल बी परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर वो जो डिफॉर्मेशन अगर हमारी इलास्टिक लिमिट में ही है तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन अगर जो लोड अगर आपने लगाया है इफ इट इज आउट ऑफ इलास्टिक लिमिट, अगर इलास्टिक लिमिट से बाहर चला जाता है तो उसके अंदर फिर
परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाती है। तो जो स्ट्रेन जो होती है, इट इज ए मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इन द बॉडी बाय लोड। आपने किसी बॉडी पे लोड लगाया है तो उसके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन हुई है उसको मापने का तरीका है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ द मेंबर टू द ओरिजिनल डायमेंशन। जो उसके अंदर जितनी डिफॉर्मेशन हुई है उसको अगर हम उसकी ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड करते हैं तो दैट विल गिव यू द स्ट्रेन। तो उसको हम ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई से। तो बहुत सिंपल सी बात है, स्ट्रेन का मतलब ये है कि चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। कितनी चेंज हुई है उसके अंदर, लंबाई वगैरह आपने लोड लगाया है, उसकी लंबाई बढ़ गई है तो कितनी बढ़ी है, कितनी उसकी लंबाई बढ़ गई है। मान ली 5 सेंटीमीटर लंबाई थी, आपने लोड लगाया, उसकी डायमेंशन होगी 5.1 सेंटीमीटर, तो चेंज इन डायमेंशन कितनी हुई 0.1, तो 0.1 सेंटीमीटर। तो अगर हम उसकी स्ट्रेन निकालना चाहें तो स्ट्रेन किसके बराबर होगी 0.1 डिवाइडेड बाई 5, तो दैट विल गिव यू द स्ट्रेन। तो क्योंकि आपको पता है जो स्ट्रेन जो होती है इट इज ए रेशियो डायमेंशन बाय लेंथ, तो इसीलिए इट इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये बिल्कुल आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेन होती है इट हैज गोट नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं। तो बस बाकी तो सारी चीजें आसान है। तो जैसे आपको अगर आपको नेचर ऑफ लोड का पता है, किस नेचर का लोड लगा हुआ है, तो उसके अंदर उसी तरह की ही स्ट्रेन पैदा होगी। जैसे अभी हमने कई तरह के लोड्स पढ़े हैं, टेंसाइल लोड, कंप्रेसिव लोड, शेयरिंग लोड, बेंडिंग लोड, तो उसी तरह की उसके अंदर स्ट्रेन पैदा होगी। तो टेंसाइल लोड इट इज द रेशियो ऑफ द इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। टेंसाइल लोड लगाएंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, तो इसको ईटी से डिनोट करते हैं, सिग्मा सिंपल ई स्मॉल ई डिवाइडेड टी, तो वो टेंसाइल स्ट्रेन बन जाएगी। तो इसको डेल्टा एल बाई एल से डिनोट करते हैं। डेल्टा एल का मतलब चेंज इन लेंथ, कितनी चेंज इन लेंथ हुई है डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। इसी तरह से कंप्रेसिव स्ट्रेन और डिक्रीज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। अब लेंथ आपने लोड लगाया है, उस पर पुश लगाया है, तो उसकी लेंथ जो कितनी डिक्रीज हुई है उसको अगर हम ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द कंप्रेसिव स्ट्रेन। इसी तरह से शियर स्ट्रेन होती है। शियर स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ द डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी व्हेन शियर फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट। तो शियर फोर्स, जैसे आपने यहाँ पे ये शियर फोर्स लगाई, ये शियर फोर्स लगाई तो इसने इसके अंदर डिस्टॉर्शन पैदा कर दिया। तो डिस्टॉर्शन कितना पैदा हुआ, उसको अगर हम ओरिजिनल डायमेंशन से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द शियर स्ट्रेन। ES इज इक्वल टू AA डिवाइडेड बाई AD। ये इसमें डिस्टॉर्शन हो गया, AD इसकी ओरिजिनल थी यहाँ से, तो ये हमारे पास ये क्या बन गया AA डिवाइडेड बाई AD, तो इट इज इक्वल टू द tan थीटा, ये tan थीटा बन गया। तो जो थीटा ये इट्स वेरी स्मॉल एंगल, तो इसलिए हम tan को हटा देते हैं, तो इसलिए सिंपल ही हम जो शियर स्ट्रेन है उसको एंगल से डिनोट करते हैं, थीटा, थीटा इज द एंगल, तो दैट इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। तो ES से इसको डिनोट करते हैं, तो इट गिव्स यू द शियर स्ट्रेन। तो शियर स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ द डिस्टॉर्शन produced in the member body when a shear force is acting on it. It is also, in other words, it is a measure of the angle through which the body is distorted when shear forces are acting on it. और इसको सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एंगल होता है हमारा, इसका यूनिट क्या होता है, इट्स यूनिट इज इन रेडियंस। तो आपको पता है कि पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम उसको जो एंगल होता है उसको रेडियंस में कन्वर्ट करते हैं। तो शियर स्ट्रेन को जो अगर हमें डिफाइन, अगर हमें कहीं पर अगर दिखाना है तो उसको हम किस में दिखाते हैं, रेडियंस में दिखाते हैं। तो आपको तीनों की यूनिट पता लग गई। शियर स्ट्रेस की क्या नाम है, जो अगर हमारा नॉर्मल स्ट्रेस है, या अगर हमारा शियर स्ट्रेस है, या अगर हम बात करते हैं, तो वो स्ट्रेस की बात थी। अब ये बात कर रहे हैं स्ट्रेन की। तो वैसे तो जो स्ट्रेन है हमारा वो यूनिटलेस होता है। तो अभी हमने बात की थी पीछे, ये जो हमारा स्ट्रेन था दैट वाज यूनिटलेस, टेंसाइल स्ट्रेन, कंप्रेसिव स्ट्रेन। लेकिन जो शियर स्ट्रेन होता है इट इज डिनोटेड इन रेडियंस। इसी तरह से हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब चेंज इन वॉल्यूम, अगर हमारे पास पूरा वॉल्यूम उसके अंदर कितना चेंज हुआ है और इसको ओरिजिनल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो ये 4 तरह की हम स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं जो आपको बताई है। तो ये सब मेरे ख्याल में बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, लेकिन ये सभी की सभी जो चीजें हैं ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लोड, किस तरह का लोड लगा हुआ है, टेंसाइल लोड, शियर लोड, बेंडिंग लोड, तो उसी के ऊपर ही ये हमारी स्ट्रेस और स्ट्रेन डिपेंड करती है। तो अब हम बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की। तो अभी हमने वैसे पीछे मैं आपको अभी जिक्र किया था इलास्टिक के बारे में। तो इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच द मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन अनलोडेड।
बट रिटेन ए परमानेंट डिफॉर्मेशन कॉल्ड परमानेंट स्ट्रेस। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रेन जब हम कैलकुलेट करते हैं तो स्ट्रेन जब निकालते हैं जब किसी बॉडी में देयर इज ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। तो जब इलास्टिक लिमिट जब क्रॉस कर जाता है कोई भी मटेरियल, जब आपने जब लोड लगाया है, व्हेन इट गोज बियॉन्ड द इलास्टिक लिमिट, तो जो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। तो इलास्टिक लिमिट वही रहती है, वहीं तक रहती है जब तक कि आप उसके ऊपर लोड को हटा दें और वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, तो दैट इज द इलास्टिक लिमिट। लेकिन अगर हम इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चले जाते हैं तो फिर उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इलास्टिक लिमिट इज द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड व्हिच द मटेरियल विल नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। बियॉन्ड व्हिच, उसके बाहर, दूर, उससे पहले पहले इलास्टिक लिमिट के अंदर मटेरियल अपना वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो इट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। तो एक बहुत पुराने साइंटिस्ट हुए हैं हुक्स, तो उन्होंने इसके ऊपर एक लॉ बनाया है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। किसी भी मटेरियल को उसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, तो स्ट्रेस लगाने के बाद उसमें कितनी स्ट्रेन पैदा हुई, तो उसने देखा कि जो स्ट्रेस जो होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। लेकिन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है विद इन इलास्टिक लिमिट, जो भी आपको बताया गया है विद इन इलास्टिक लिमिट, नॉट बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। तो ये आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट नोट करने का ये है कि हुक्स लॉ इज वैलिड विद इन, जब तक कि हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट में है तब तक ही हमारा हुक्स लॉ वैलिड है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगी वैसे ही स्ट्रेन भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन वो कब तक होगा, जब तक कि हमारा मटेरियल इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट का मतलब यही है कि जैसे हम लोड हटाते हैं मटेरियल अपना वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। तो इसको हमने इस प्रोपोर्शन, इसको सिंबल को हटाने के लिए हमने क्या किया, कांस्टेंट बना दिया। तो इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दिस कांस्टेंट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमारे पास कई तरह के मॉडुलस हैं, क्योंकि कई तरह की स्ट्रेस हैं, कई तरह की स्ट्रेन है, तो उनको देखते हुए हमने अलग अलग तरह के मॉडुलस बनाए। तो एक हमारे पास सबसे पहला इसके अंदर, इसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको ई से डिनोट करते हैं, इट इज नोटेड बाय ई, कैपिटल ई। स्ट्रेन को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं। तो इसको कैसे हम डिफाइन करते हैं, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। तो पहले मैंने आपको बताया था डायरेक्ट स्ट्रेस कौन सी होती है, टेंसाइल और कंप्रेसिव, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस। द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस टू द स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको ई से नोट करते हैं। तो ई इज इक्वल टू टेंसाइल स्ट्रेस ऑब्लिक टेंसाइल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑब्लिक डिवाइडेड बाय कंप्रेसिव स्ट्रेन। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी डिवाइडेड बाय टी और सिग्मा सी डिवाइडेड बाय ई सी। तो इसको बोलते हैं हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये आपको याद करना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। डायरेक्ट स्ट्रेस कब पैदा होती है, जब लोड लगता है टेंसाइल और कंप्रेसिव, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस पैदा होता है दैट इज को डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस। तो डायरेक्ट स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द स्ट्रेन, जो उसमें स्ट्रेन पैदा होगी उसकी वजह से जो रेशियो होगा इट इज कॉल्ड यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो आप देख सकते हैं इसका भी यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो स्ट्रेस है हमारी इसका यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, स्ट्रेन इज यूनिटलेस, तो इसीलिए जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका भी यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ही होगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से फिर बार बार आपको बताया जा रहा है, स्ट्रेस की यूनिट क्या है, स्ट्रेन की यूनिट क्या है, तो उसी की वजह से हमारी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी यूनिट क्या बनेगी, इट्स यूनिट विल बी इक्वल टू न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। इसी तरह से हम बात करते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, द रेशियो ऑफ द शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन। अब ये जो रेशियो है ये शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन के बीच में रेशियो है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय जी। जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। जी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शियर स्ट्रेन। तो ये टाउ हमारा स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस होता है टाउ, आपको पहले बताया है, और ये थीटा जो है एंगल है स्ट्रेन। तो इसलिए इसका जो रेशियो होता है इट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। वर्क मॉडुलस, द रेशियो ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो अभी पहले हमने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन भी पढ़ा था, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो दैट विल गिव यू द
बल्क मॉडुलस, इसको के से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय के, के इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सिग्मा डिवाइडेड बाय ईवी। तो ये हमारे तीन तरह के मॉडुलस जो अभी हमने बात की, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम ई से डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को जी से डिनोट करते हैं, और बल्क मॉडुलस को हम के से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद एक और एक इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है हमारा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल स्ट्रेन। तो स्ट्रेन तो आपने पढ़ाई है, चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, लेकिन ये डिपेंड करता है भाई आपने लोड किस डायरेक्शन में लगाया है। तो जैसे हमारा ये हमने लॉन्गिट्यूडिनल लोड लगाया है, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल लोड, जिसे आपको दिखाया गया है, ये आपने इसके ऊपर ये लोड लगाया, जैसे मेंबर था हमारा, ये बड़ा मेंबर आपको दिखाया है, इसके ओरिजिनल डायमेंशन ये डी थी, इसका डायमीटर डी था, इसकी लेंथ एल थी, आपने इसके ऊपर लोड लगाया, लॉन्गिट्यूडिनल लोड लगाया, ये लोड लगाने से क्या हो गया, इसकी डायमेंशन भी रिड्यूस हो गई। तो इसका मतलब ये कि इसके अंदर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी स्ट्रेन पैदा हुई है। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में जो स्ट्रेन पैदा होती है, जैसे आपने एफ लोड लगाया है, तो इस डायरेक्शन में जो जैसे एरो दिखाया जा रहा है, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन पैदा हुई, दैट स्ट्रेन इज नोन एज लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो जैसे मान लीजिए इसकी एल लंबाई थी और लंबाई बढ़कर उसकी होगी एल प्लस डेल्टा एल, तो ये जो चेंज कितनी इसमें ये चेंज हुई डेल्टा एल, तो इसको हमने कहा, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेन पैदा हुई है दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, डेल्टा एल बाय डिवाइडेड बाय एल। लेकिन इसके साथ साथ इसके अंदर इस डायरेक्शन में इसकी डायमेंशन रिड्यूस हो गई, तो रिड्यूस तो था लेकिन वो भी इसमें उसकी वजह से भी इसमें स्ट्रेन पैदा हुआ, तो दिस स्ट्रेन इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। इस स्ट्रेन को हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, जो लॉन्गिट्यूडिनल लोड लगने की वजह से जो उसमें दूसरी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर इसके डायरेक्शन में जो स्ट्रेन पैदा होता है, दैट स्ट्रेन इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। तो उसको जैसे दिखाया गया हमारे इसका पहले डायमीटर डी था, फिर उसके बाद घट के रह गया डी माइनस डेल्टा डी, तो इसमें स्ट्रेन क्या हुई, डेल्टा डी डिवाइडेड बाई डी, तो दिस स्ट्रेन विल बी कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। इसका डायमीटर डी था, घट गया, लेकिन स्ट्रेन पैदा हुई, क्योंकि आपको पता है स्ट्रेन जो है चेंज इन डायमेंशन बाई ओरिजिनल डायमेंशन। तो दो स्ट्रेन पैदा हुई, एक लोड लगने से, एक लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, एक लेटरल स्ट्रेन। तो अगर इन दोनों को अगर हम रेशियो कर कैलकुलेट कर दें, that ratio is known as a Poisson's ratio, इसको Poisson ratio बोलते हैं, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain। आपको पता है किसी भी बोर्ड पे जब लोड लगता है तो दोनों डायमेंशंस में स्ट्रेन पैदा होती है। तो एक लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में लोड लगा है, और उसके परपेंडिकुलर नॉर्मल जो दूसरी स्ट्रेन पैदा होती है, दैट इज कॉल्ड लेटरल स्ट्रेन। तो उसका जो रेशियो होता है उस रेशियो को हम बोलते हैं Poisson's ratio, 1/m से डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो अब हम जो हमने तीन तरह के मॉडुलस पढ़े हैं, हमें उनके बीच में रिलेशन निकालना भी, क्या रिलेशन है, ई जी एंड के। तो ये आपको सिर्फ ये रिलेशंस याद रखने हैं बस। अगर हम ई एंड जी के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो इसके बीच में ये रिलेशन होता है, अगर हम ई एंड के बीच में रिलेशन देखते हैं दिस इज द रिलेशन, और अगर तीनों के बीच में रिलेशन देखते हैं ई जी एंड के बीच में, तो ये रिलेशन है। तो ये आपको याद करने हैं रिलेशंस, इनके ऊपर बहुत बार एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कि भाई उसके अंदर आपको डिफरेंट डायमेंशंस दी होती है, तो उससे ये आपको कैलकुलेट करना होता है, फिर एक दूसरे के साथ इनको कोरिलेट करके हम इनके बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज बीच में एक और आ गई है, 1/m Poisson's ratio। तो Poisson's ratio आपको पता है, ये भी पिछले टॉपिक में हमने डिस्कस किया है, लेटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वो हमारा Poisson's ratio कहलाता है। तो 1/m आ जाता है, उसकी वैल्यू 1/m से डिनोट करते हैं या म्यू से भी डिनोट करते हैं। तो हमारा जो फार्मूला है उसके अंदर ये भी इसका भी बीच में आ जाता है। तो इसलिए ये इसका ये चार रिलेशन आप मतलब चारों के बीच में हम कह सकते हैं Poisson's ratio, ई जी एंड के, इनके बीच में ये रिलेशन है हमारा। तो दोस्तों कि कर्व आपको दिखाई गई है, माइल्ड स्टील का अगर मान लिया हमारे पास मेंबर है, उसके ऊपर टेंसाइल लोड लगाते हैं तो उसके अंदर किस तरह की हमारी कर्व बनती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई गिव द डिफाइन द कर्व स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व फॉर ए माइल्ड स्टील स्पेसिमेन। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि इधर स्ट्रेन हम लेते हैं और इधर हम स्ट्रेस ले रहे हैं, वाई एक्सिस पे स्ट्रेस लेते हैं और एक्स एक्सिस पे आपने स्ट्रेन लिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम किसी भी मेंबर के ऊपर लोड लगाते हैं, तो जैसे जैसे लोड बढ़ता है, तो जैसे आपने देखा है कि शुरू के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरू में जो हमारा जो सैंपल रहता है, इट रिमेन्स विद इन द इलास्टिक लिमिट।
तो इलास्टिक लिमिट दिखाई गई है ए तक। ए तक तो हमारा जो मटेरियल है वो प्योर इलास्टिक रहता है, मटेरियल रिमेन्स प्योर इलास्टिक, मतलब ए के बाद अगर हम लोड को हटा देंगे इट विल कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो यहाँ तक हमारा मटेरियल इलास्टिक है। लेकिन अगर हम ए से बी तक भी जाते हैं, लेकिन अब आप ये देख सकते हैं कि हमारी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं रहता, और यहाँ पर थोड़ी सी कर्व आपको दिख रही होगी ए से बी तक, लेकिन स्टिल भी बी तक भी हमारा मटेरियल जो है वो इलास्टिक है, स्टिल अवर मटेरियल इज इलास्टिक। लेकिन बी तक भी अगर हम छोड़ देंगे वापस अपना, तो ये मटेरियल हमारा वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो ए से तो ए तक तो हमारी लिमिट प्रोपोर्शनलिटी एक्ट करती है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ए तक, लेकिन बी तक ये लिमिट जो है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी खत्म हो जाती है, स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, जो स्ट्रेन इसके अंदर ज्यादा है, स्ट्रेस कम बढ़ रही है, स्ट्रेन ज्यादा है। फिर उसके बाद अब फिर अगर हम फर्दर जैसे लोड लगाते हैं तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाता है यील्ड पॉइंट आ जाता है, ये बी टू सी, ये हमारा बी टू सी एक कर्व आपको दिख रही होगी। तो बी टू सी का मतलब ये यील्ड पॉइंट का मतलब ये क्या है कि इसके अंदर बगैर स्ट्रेस बढ़े हुए स्ट्रेन बढ़ती, तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट या यील्ड स्ट्रेस। ये जो यील्ड स्ट्रेस है हमारा जस्ट लाइक प्लेन सीधी हो जाती है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर यील्ड पॉइंट आ गया हमारा, यील्डिंग हो जाती है मटेरियल के अंदर, स्ट्रेस नहीं पड़ेगी, स्ट्रेन बढ़ती चली जाएगी, तो इसीलिए इस पॉइंट को हम यील्ड पॉइंट बोलते हैं। तो अगर हमारे पास अगर माइल्ड स्टील होता है तो उसके अंदर वी गोट ए क्लियर कट यील्ड पॉइंट, हमें बिल्कुल उसमें क्लियर कट यील्ड पॉइंट मिलता है अगर हमारा सैंपल हो माइल्ड स्टील का। लेकिन अगर हमारा सैंपल अगर HYSD है या मतलब जिसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है, तो उसके अंदर वी डू नॉट गेट द एग्जैक्ट यील्ड पॉइंट। तो उसके लिए फिर हमें ये इसके अंदर फिर उसके अंदर यील्ड पॉइंट से प्रूफ स्ट्रेस हम उसके अंदर कैलकुलेट करते हैं, वो आगे आपको बताएंगे प्रूफ स्ट्रेस क्या होती है, कभी आप आगे पढ़ेंगे फर्दर। तो लेकिन अभी आपको सिर्फ यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ से बी और सी से जो हमारा ये यील्ड पॉइंट आ गया है यहाँ पर, तो उसको यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। तो उसके बाद फिर हम फर्दर इसके अंदर फर्दर जैसे जैसे लोड लगाते हैं तो फिर ये इसके अंदर हमारी स्ट्रेन बढ़ना शुरू हो जाती है, और यहाँ पर आकर हम देखते हैं अल्टीमेट पॉइंट आ जाता है, मैक्सिमम लोड यहाँ पर लगा हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस फिर घटनी शुरू हो जाती है, आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस घटनी शुरू हो गई है, और इस पॉइंट पर आकर हमारा स्पेसिमेन टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो इसलिए इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, और रप्चर स्ट्रेंथ, रप्चर हो जाता है मतलब स्पेसिमेन हमारा टूट जाता है, तो इसलिए इट इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस, रप्चर स्ट्रेस। तो ये जो पॉइंट है हमारे यहाँ पर स्ट्रेस मैक्सिमम है, लोड मैक्सिमम लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हमने अल्टीमेट स्ट्रेस का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारा डिफॉर्मेशन है इट इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे से लोड हमारा बढ़ता चला जाता है, डिफॉर्मेशन बढ़ती चली जाती है, और उसके अंदर डिफॉर्मेशन परमानेंट होती चली जाती है, तो इसलिए इसको हमने कहा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो पार्शियली प्लास्टिक हमारा जो मटेरियल हमारा उसमें से कुछ रिबाउंड भी हो जाता है, तो इसीलिए इसको हमने प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा है, पार्शियली प्लास्टिक, लेकिन जो डिफॉर्मेशन है इट्स परमानेंट। तो इस तरीके से दोस्तों इट इज अवर कर्व फॉर स्ट्रेस एंड स्ट्रेन फॉर ए माइल्ड स्टील कर्व। तो आप देख सकते हैं अल्टीमेट लोड का मतलब जो अल्टीमेट लोड बगैर टूटे जितना कोई भी मेंबर ले सकता है, दैट इज कॉल्ड अल्टीमेट लोड। तो उस पर जो स्ट्रेस पैदा होगी दैट विल बी कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेस। तो आगे वही पढ़ेंगे maximum or ultimate stress. The maximum actual load that can be applied on a member without causing rupture. बगैर टूटे तो उसमें जो मैक्सिमम लोड लग सकता है उसको अल्टीमेट लोड बोलते हैं, और उसकी जो अगर उसमें एरिया से डिवाइड कर दें तो जो स्ट्रेस पैदा होगी that will give you the ultimate stress. Ultimate load divided by the original cross sectional area. एक्चुअल में तो जो एरिया है वहां पर घट जाता है, लेकिन हम अभी भी सिर्फ हर जगह पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको ओरिजिनल एरिया से ही डिवाइड करते हैं, ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे ये लोड हमारा बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ रही है, धीरे धीरे नेकिंग हो जाती है, एरिया कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन हम जो स्ट्रेस कैलकुलेट करते वक्त हम उसके अंदर ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही डिवाइड करते हैं, इस तरीके से विदाउट रप्चर। लेकिन हम नॉर्मल अल्टीमेट लोड अप्लाई नहीं करते हैं, हम अप्लाई करते हैं वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग लोड अप्लाई करते हैं। द वर्किंग स्ट्रेस इज द मैक्सिमम सेफ स्ट्रेस, so this is the safe stress.
जो उसके अंदर नॉर्मल जो वर्किंग कंडीशंस के अंदर किसी भी मेटेरियल पे जो लोड लगता है, तो जो नॉर्मल कंडीशन में जो कोई भी मेटेरियल कैरी कर सकता है वो कहलाता है उसकी वर्किंग स्ट्रेस। इन डिजाइन द वर्किंग स्ट्रेस शुड नॉट एक्सीड द प्रोपोर्शनल लिमिट। जो आपको दिखाया प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब विद इन इलास्टिक लिमिट। ये इलास्टिक लिमिट के अंदर जो स्ट्रेस है उसके अंदर ही जो स्ट्रेस जो रहती है वो हमारी वर्किंग स्ट्रेस कहलाती है। तो इसलिए हम किसी भी मटेरियल के ऊपर ये कोशिश करते हैं कि जो लोड लगे दैट शुड बी विद इन द परमिसिबल लिमिट। तो उसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी वो स्ट्रेस हमारी वर्किंग स्ट्रेस कहलाएगी। तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? वर्किंग स्ट्रेस इज इक्वल टू अल्टीमेट लोड डिवाइडेड बाय द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देते हैं, तो जो स्ट्रेस हमें मिलेगी दैट स्ट्रेस विल बी कॉल्ड वर्किंग स्ट्रेस। तो अब हमारा नेक्स्ट आता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो जैसे भी आपने लिया कि भाई अल्टीमेट लोड को अगर हम वर्किंग स्ट्रेस से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव यू द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हम जितना ज्यादा सेफ अगर काम करते हैं तो उतना ज्यादा हम बड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। हम जितना सेफ चलते हैं उतना ज्यादा हमारा जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। इसी तरह से ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस का मतलब है कि जिस लोड के ऊपर आकर हमारा जो सेक्शन है हमारा ब्रेक हो जाता है, लोड जिस लोड पे, उस लोड को हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस और रप्चर स्ट्रेस। तो ब्रेकिंग स्ट्रेस इक्वल ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय द, लेकिन यहाँ पर भी हम एरिया ओरिजिनल क्रॉस सेक्शन का ही लेते हैं। तो ब्रेकिंग लोड इक्वल ब्रेकिंग लोड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट प्रूफ स्ट्रेस। तो जो नॉन फेरस मेटल के अंदर जो नॉन फोर्स में फेरस मेटल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया HYSG, हाई डिफॉर्म बार्स, इसके अंदर कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होती है, तो उसके अंदर देयर इज नो क्लियर कट यील्ड पॉइंट। तो इसलिए उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर उसके अंदर ये देखते हैं कि उसके अंदर 0.2% स्ट्रेन जब आ जाती है, हमारी जो स्ट्रेन जो है 0.2% के करीब उसके अंदर मेटेरियल में स्ट्रेन आ जाए, स्ट्रेन का मतलब उसके 0.2% जब स्ट्रेन आ जाती है तो उसके कोरस्पोंडिंगली जो स्ट्रेस पैदा होती है दैट स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस। तो दोस्तों जैसे अभी हमने पढ़ा इसके अंदर कि अब हम किसी भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, कितनी डिफॉर्मेशन आती है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे एक मटेरियल है, उस पर P लोड लगा हुआ है, A उसका एरिया ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L उसकी लेंथ है, डेल्टा L चेंज इन लेंथ है, तो हम स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस इक्वल टू लोड बाय एरिया, स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, और जो यंग्स मॉडल इलास्टिसिटी इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो मैंने स्ट्रेस की जगह पर P बाई A रख दिया, स्ट्रेन की जगह पर डेल्टा L बाई L रख दिया, तो हमारे पास ये आ गया। हमने निकाल दिया इसके अंदर स्ट्रेन की वैल्यू, स्ट्रेन इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई AA। और अगर हमें चेंज इन लेंथ निकालना हो, कितनी चेंज इन लेंथ, तो ये डेल्टा L इज इक्वल टू PL बाई AA। ये फार्मूला हमारे पास, इस फार्मूले के जरिए हम चेंज इन लेंथ निकाल सकते हैं। हमारे पास चार चीजें हैं, PAL और डेल्टा L। तो इनमें से कोई भी तीन हमें चीज पता हो तो चौथी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल से न्यूमेरिकल्स वगैरह जो अगर आते हैं तो उसके अंदर इस फार्मूलों का इस्तेमाल करके हमें कोई भी चीज अगर तीन पता है तो जो भी चौथी अननोन है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ये हमारे पास एक कंपोज्ड मेंबर है। कंपोज में दो मेंबरों से मिलकर अगर कोई मेंबर बनता है तो उसको हम कंपोज्ड मेंबर बोलते हैं। उस कंपोज्ड मेंबर के अंदर भी हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसके अंदर हम दो बातों का ध्यान रखते हैं। तो दो बातों का क्या ध्यान रखते हैं इसके अंदर, ये हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक तो ये फार्मूला ये है कि जो टोटल लोड होगा, टोटल लोड जो उस पर लगेगा किसी भी मेंबर पे, अगर ये कंपोज्ड मेंबर ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसमें सिग्मा 1 स्ट्रेस पैदा हुई, सिग्मा 2 स्ट्रेस पैदा हुई, इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है। तो इसके अंदर जो टोटल लोड होगा, जो P लगेगा, इट विल बी शेयर बाय द टू, दोनों इसको शेयर करेंगे। ये नहीं कि सारा लोड इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, तो वो डिपेंड करेगा इसके अंदर कितनी स्ट्रेस पैदा हुई, इसमें कितनी स्ट्रेस पैदा हुई, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया कितना है। तो सिग्मा 1 A1, सिग्मा 2 A2 इज इक्वल टू P, ये टोटल लोड है हमारे पास। दिस इज द टोटल लोड। तो कुछ लोड ये शेयर करेगा, कुछ लोड ये शेयर करेगा, लेकिन टोटल लोड विल बी द सेम। तो ये जरिए इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द फॉर्मूला। और इसी तरह से इसके अंदर दूसरा जो फॉर्मूला है, दोनों के अंदर स्ट्रेन बराबर पैदा होगी। तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, ये स्ट्रेन है इसके अंदर, तो इसके अंदर हम कह सकते हैं सिग्मा 1 डिवाइडेड बाई E1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई E2। तो इन दोनों फार्मूलों की मदद से हम किस तरह के सवालों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कंपोज्ड मेंबर के लिए ये दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इस तरीके से सिग्मा 1 डिवाइड बाई E1, सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई E2, और ये टोटल लोड
दैट विल बी टेकन बाय बोथ द मेंबर्स। इसमें ये लोड एक पहला लेगा, ये दूसरा लेगा, सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2, जिनकी मदद से हम सवाल हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी तरह से हमारे पास एक थर्मल स्ट्रेस, हमने जैसे थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कितनी पैदा होती है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो जैसे आपको दिखाया गया है कि ये मेंबर है हमारे पास, इसको आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो व्हेन इट वाज फ्री टू एक्सपेंड, तो इसके अंदर डेल्टा टी इसके अंदर एक्सपेंशन हो गया, डेल्टा टी एक्सपेंशन हो गया। तो लेकिन इसमें स्ट्रेस कब पैदा होगी, जब मैंने आपको बताया था व्हेन इट विल बी प्रिवेंटेड, आपने इसको यहाँ पर प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया। रिजिडली फिक्स है, रिजिडली सपोर्ट है, यहाँ पे रिजिड है, यहाँ पे रिजिड है, बिल्कुल फिक्स है। आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया, एक्सपेंशन से इतनी हमने इतनी रिजिडिटी की वजह से हमने इसकी इतनी एक्सपेंशन को रोक दिया, डेल्टा टी इसको रोक दिया हमने, तो इस वजह से इसके अंदर जो स्ट्रेस पैदा होगी दैट स्ट्रेस विल बी कॉल्ड थर्मल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो जैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे आप देखते हैं इफ द बॉडी इज नॉट रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम द एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, नो थर्मल स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड इन द बॉडी, इसमें कोई स्ट्रेस पैदा नहीं होगी। लेकिन इफ वी प्रिवेंट इट, उसके अंदर एल इज द लेंथ एंड इज फ्री टू एक्सपेंड, तो उसके अंदर कितना एक्सटेंशन होगा, कितना चेंज इन लेंथ होगा, दैट इज कॉल्ड अल्फा टी एल। जितना चेंज इन टेम्परेचर होगा वो अल्फा इज द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर एंड एल इज द लेंथ। तो इसके अंदर इट विल दिस विल बी द उसके अंदर एक्सपेंशन हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर देते हैं व्हेन द सपोर्ट्स आर रिजिड, तो उसमें कितनी स्ट्रेन पैदा होगी, पहले स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे। इसके अंदर स्ट्रेन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितनी हमने रोकी है, अल्फा टी एल डिवाइडेड बाय एल, तो एल से एल कट गया तो हमारे पास कितनी स्ट्रेन आई, अल्फा डेल्टा टी, हमारे पास स्ट्रेन आ गई। तो हमें स्ट्रेस निकालनी है, तो स्ट्रेस किसके बराबर होती है, स्ट्रेन इनटू में ई, ये स्ट्रेन है और ये यंग्स ये उसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो हमने इसको इससे गुना कर दिया तो हमारे पास स्ट्रेस आ गई। तो स्ट्रेस हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, अल्फा टी ई, तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट द स्ट्रेस। लेकिन कई बार क्या होता है, जो सपोर्ट है हमारे वो यील्ड कर जाते हैं। यील्ड का मतलब क्या है कि थोड़ा सा अपनी जगह से सरक जाते हैं। ये सपोर्ट यहाँ था, जैसे आपने इसके टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसके अंदर यील्डिंग हो गई, इतना सपोर्ट हमारा मूव कर गया अपनी जगह से डेल्टा, लेकिन फिर भी हमने इतनी एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया, तो किसके बराबर आया, ये हमारे पास आ गया डेल्टा टी माइनस में डेल्टा। ये टोटल इतनी एक्सपेंशन होनी थी, हमने इतनी इसके अंदर से इतना ये यील्ड कर गया, तो फिर भी इतनी हमने एक्सपेंशन को प्रिवेंट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो स्ट्रेन पैदा हुई इतनी जितनी हमने इसको प्रिवेंट की है, जितनी एक्सपेंशन प्रिवेंट की है उसकी वजह से जो इसमें स्ट्रेन पैदा हुई है। तो वो इसका मतलब इसके अंदर हम इसके अंदर जब स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेन विल बी इक्वल टू दिस, जितनी एक्सपेंशन इसके अंदर हमने प्रिवेंट की, दिस इज द एक्सपेंशन प्रिवेंटेड डिवाइडेड बाई एल, एल से हमने डिवाइड कर दिया, तो वही जैसे आपने पहले किया था, तो ये हमारे पास इसके अंदर स्ट्रेन आ गई। तो अब हम स्ट्रेस निकालनी है आपने, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ स्ट्रेन डिवाइडेड बाई ई, स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई ई। तो इसी तरीके से हमने इसके अंदर चेंज इन लेंथ से इसके अंदर हमने स्ट्रेस कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से दोस्तों हम सभी आपको बताया थर्मल स्ट्रेस, सभी स्ट्रेन की सबके बारे उसके बारे में आपको बताया है। तो आप इसको पढ़िए, ध्यान से समझिए, और आगे हम कोशिश करेंगे कि आपको और इसके बारे में अच्छे से समझाएं। तो थैंक यू वेरी मच।